निर्वाचित अंश मतलब कल का जो पाठ किया गया वही अ, पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय से सूरज दा को अनुरोध कर रहा हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 18th October 1945, पेज 121। सुशील दा, श्रीमंदिर জন্য তো সংগ্রহ করতে হবে। सुशील दा ठाकुर जी से कहने लगे कि श्रीमंदिर के लिए भी तो संग्रह करना होगा। सीसी ठाकुर, সে ব্যাপার আপনাদের। বলে वो बात आप लोगों का है, আমার সঙ্গে সে কথা আলোচনা করার দরকার নেই। सीसी ठाकुर आगे कहने लगे कि मेरे साथ इस बारे में आलोचना करने की जरूरत नहीं है। আরেকটা কথা, বিজ্ঞান কলেজ যদি করেন তার সঙ্গে টেকনোলজিক্যাল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেকশন, কারিগরি ও শিল্প বিভাগ রাখবেন, যাতে প্রত্যেককে পরীক্ষা পাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে কিছু করে দাঁড়াতে পারে। और एक बात, विज्ञान का कॉलेज अगर करते हैं तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल सेक्शन यानी कि कारीगरी और औद्योगिक, ये दोनों विभाग रखिएगा, ताकि हर कोई परीक्षा में पास हो जाने के साथ साथ स्वाधीन रूप से कुछ ना कुछ करके अपने पैरों पे खड़े हो सके। বিশেষ মাথাওয়ালা যারা, তারা যাতে রিসার্চ গবেষণা করার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাখবেন। जो विशेष रूप से प्रतिभाशाली है वो सभी ताकि रिसर्च यानी कि अनुसंधान गवेषणा करने का संयोग पाए, वो व्यवस्था रखिएगा। সাধারণে বুঝতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবন চলনায় কাজে লাগে এমন কতগুলি বিজ্ঞানের পপুলার জনপ্রিয় বই বের করতে হয়। साधारण इंसान भी समझ पाए और अपने दिनचर्या के जीवन चलने में काम में आ सके, ऐसे कुछ विज्ञान के पॉपुलर यानी कि जनप्रिय किताब भी निकालनी चाहिए। শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলে এটা করবে। শিক্ষক और ছাত্র मिलकर ये करेंगे। এর জন্য ভালো ভালো লোক এখন থেকে জোগাড় করতে হবে। इसके लिए अभी से ही अच्छे अच्छे लोग जुटाना होगा। ভারতের মধ্যে কৃষ্টি ও শিক্ষার প্রতি পীঠস্থান যেগুলি, সুযোগ সুবিধা মতো সে সব জায়গা ঘুরে দেখতে হয় কোথায় কিভাবে কি করে। भारत में जहां जहां कृष्टि और शिक्षा का पीठ स्थान है, उन सभी जगहों को सुजग सुविधा के अनुसार घूम घूम कर देखना चाहिए, ताकि कहाँ और किस तरह क्या हो रहा है। আপনারা করবেন আপনাদের ধাঁচে, আপনাদের বৈশিষ্ট্য মতন, কিন্তু পাঁচটা দেখা থাকলে সে অভিজ্ঞতাও কাজে লাগে। आप सभी करेंगे अपने अनुसार, अपने वैशिष्ट्य के अनुसार, लेकिन और पांच चीजें अगर देखा जाए तो इससे आपका तजुर्बा काम पे लग सकता है। কালে কালে একটা ইউনিভার্সিটি विश्वविद्यालय করতে হবে। কাল के उपरांत एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय करना होगा। তার নাম হবে শান্ডিল্য ইউনিভার্সিটি। उसका नाम होगा শান্ডিল্য ইউনিভার্সিটি। তেমন করে করতে যদি পারেন, বিলেত আমেরিকা থেকেও হয়তো ছেলেরা আসবে সেখানে পড়তে। अगर उस तरह कर पाएंगे तो विदेश, अमेरिका, यहाँ से भी बच्चे आएंगे इस जगह पे पढ़ने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरज दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो कल हम लोग आलोचना किए थे। फिर भी आज उनको आलोचना किया जाएगा सूरज दा और ज्योत्सना माँ के द्वारा। आलोचना का जो विषय वस्तु है वो एजुकेशन सिस्टम को लेके चल रहा है। कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी का भी बात की है ठाकुर जी, शांडिल्य यूनिवर्सिटी बनाने का बात की है। तो एक बहुत सुंदर टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको फिर से दोबारा आलोचना करेंगे। श्रद्धेय सूरजदा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय सूरजदा। जय गुरु। कल जब ये पाठ मैं कर रहा था परसों रात को और कल भी जब मैंने किया, तो खास करके ठाकुर जी का जो शांडिल्य यूनिवर्सिटी को लेकर जो एक सोच था, तो मैंने काफी दिन पहले शांडिल्य यूनिवर्सिटी के बारे में ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में जहां जहां लिखा हुआ है, मैंने बहुत पहले उन बातों को मैंने पढ़ा था। तो ठाकुर जी
जिस भावधारा से शांडिल यूनिवर्सिटी को बनाने का उनका जो एक चिंताधारा था, मैं जब ये बातें पढ़ा, मैं पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो सोच, जो विचारधारा लेके आया है, वही बात सीसी ठाकुर जी ने आज से कितने साल पहले उन सारे बातों का उल्लेख करके चले गए। आज देखिए, कल एक नया बिल पास हुआ कैबिनेट में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट एआईसीटीई और बाकी जो भी संस्थाएं हैं, जो शिक्षा प्रतिष्ठान है, उसके ऊपर जो नजर रखते हैं, उनके लिए जो फ्रेमवर्क बनाते हैं या तो फिर उनके लिए जो नियम वगैरह बनाते हैं, उन सारे बोर्ड्स को डिसॉल्व करके सिर्फ एक ही बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम दिया गया कि हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में वहां पे उल्लेख किया गया कि ये सारे बोर्ड्स डिसॉल्व हो जाएंगे। ये सारे बोर्ड्स डिसॉल्व होने के बाद एक ही बोर्ड रहेगा, जो जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैं थोड़ा-सा मतलब इसको मैं मैच करना चाहता हूँ कि ठाकुर जी के भावधारा और आज जो हो रहा है, उसमें कितना सिमिलैरिटीज़ है। और मैं इस बात को सोच-सोच कर बहुत गर्वान्वित होता हूँ कि मेरे ठाकुर जी इतने बड़े विज़नरी थे, जो मतलब कभी भी, किसी भी काल के उपरांत उनको कोई भी पार नहीं कर पाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठाकुर जी जो बात बोले थे, आज जो कल बिल पास हुआ, उसमें टोटल 12 पॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक, मैं 12 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, फिर ठाकुर जी शांडिल यूनिवर्सिटी के बारे में किस तरह सोचे थे, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। पहला पॉइंट है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव माइंडसेट तैयार करना होगा। मतलब ये विजन है। देन इनोवेटिव ड्रिवन हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम जहां पे सिर्फ रटना रटाना नहीं, जहां पे इनोवेशन हो, जहां पे कुछ सृष्टि हो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में ध्यान नहीं ध्यान देना है, गुणवत्ता में ध्यान देना है। उसके बाद ऑटोनोमी विथ अकाउंटेबिलिटी, मतलब शिक्षा प्रणाली में स्वाधीनता देना, लेकिन उसका देख-रेख भी उतना ही अच्छी तरह से होगा। 5वां है फॉस्टरिंग रिसर्च, मतलब ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, रिसर्च, गवेषणा करने का सुजोग, ये भी है। 6वां है इंश्योरिंग आउटकम लाइक एम्प्लॉयबिलिटी। जो पढ़ाई-लिखाई का सिस्टम है, क्या वो मुझे कल को जाके उपार्जनक्षम बना पा रहा है, मेरे वैशिष्ट्य के अनुसार? वो। 7वां, दुनिया में इंडिया को एक एजुकेशन हब बनाना। ये बहुत पहले था, ये इंडिया में बहुत पहले था। नालंदा यूनिवर्सिटी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो वो फिर से वो सभ्यता आए, उसके पीछे लगे रहना। 8वां है यूनिफाइड एंड हाई क्वालिटी इकोसिस्टम, मतलब एक होकर, एकजुट होकर, जो मल्टी डिसिप्लिनरी वे ऑफ लर्निंग है, जहां पे हम लोग हाई क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम दे सकते पढ़ाई लिखाई का, वो। देन टेक ड्रिवन ओवरसाइट, मतलब जहां पे तकनीकी, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन, तकनीकी ड्रिवन होना चाहिए। 10वां परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग, मतलब जो जैसा परफॉर्म करेगा, उसको उस हिसाब से मूल्य या राशि दिया जाएगा, ताकि वो उस रास्ते में आगे बढ़ पाए। लाइट बट टाइट गवर्नेंस मॉडल, मतलब स्वाधीनता तो दी जाएगी कि एक एक बच्चे के धांच के अनुसार, उसके स्व वैशिष्ट के अनुसार उसका जीवन में पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि इस स्वाधीनता का कोई गलत उपयोग ना हो। और 12वां पॉइंट है स्टेक होल्डर्स बेनिफिट, मतलब इस शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी का विकास और समृद्धि। ये 12 पॉइंट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो बिल कल पास हुआ। मैं जब ये बातें कल मैं रीड कर रहा था, मैं मन ही मन बहुत जोर हंस पड़ा कि आज ये बिल पास हो रहा है। ठाकुर जी तो कितने साल पहले ये बात बोल के गए। ठाकुर जी जो, देखिए लास्ट में जो बात यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से किया जाए तो
विदेश अमेरिका से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे। दैट रिफ्लेक्ट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस कि मेरा यहाँ पे एक ऐसा शिक्षा प्रतिष्ठान होगा जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा। विदेश से भी बच्चे आएंगे और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करेंगे और उनको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी क्वालिटी के हिसाब से। ठाकुर जी का ये दृष्टिकोण था। उसी के साथ साथ ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं अगर विज्ञान का कॉलेज अगर आप करते हैं उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल सेक्शन होना चाहिए। क्यों? उसका कारण भी ये बोल रहे हैं कि जैसे परीक्षा हो जाए तो साथ साथ वे स्वाधीन रूप से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आज हायर एजुकेशन सिस्टम ये कह रहा है कि हर एक बच्चा समान नहीं है, तो उस बच्चे का वैशिष्ट्य के अनुसार उसे शिक्षा दिया जाए। मैं सैटरडे को एक प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में मैंने अटेंड किया, मुझे वो अवसर मिला जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में से टोटल 14 या 15 इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल्स आए थे और हायर एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से बदलाव लाने पर 2030 तक एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी सबको मिल पाए उसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो वहां पे 3-4 कॉलेज ने इस बात को उपस्थापना किया कि बच्चों के वैशिष्ट्य के अनुसार उसका शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। एक दो स्कूल तो इसको अडॉप्ट करना भी शुरू कर दिया है कि बच्चे को खिलौना दिया जा रहा है, बच्चे को चीजें दी जा रही है। अब वो ऑब्जर्वेशन में है कि वो बच्चा कौन सा खेल ज्यादा पसंद कर रहा है, जोड़ना घटाना के कुछ बनाना के कुछ धारावाहिक तरीके से कुछ खेलना, और उस हिसाब से उस बच्चे को नरिशमेंट दिया जा रहा है। आप सोचिए ठाकुर जी शांडिल यूनिवर्सिटी का जब बात कह रहे थे वहां पे एक जगह वो उल्लेख कर रहे हैं कि एक टीचर 20 बच्चों की जिम्मेदारी लेगी। एक टीचर 20 बच्चों का जिम्मेदारी लेगी। उस 20 बच्चों का जिम्मेदारी लेते हुए उस टीचर का काम क्या होगा कि वो टीचर के साथ ये 20 बच्चे हमेशा रहेंगे उस टीचर के घर में। मतलब वो ऐसे यूनिवर्सिटी में उनको जगह दिया जाएगा जहां पे एक टीचर 20 बच्चों का देखरेख करेगा, माँ बाप के जैसा, टीचर टीचर के वाइफ मिलकर, और उसका होलसम ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट के तरफ ध्यान देगा। सिर्फ उसके शरीर का विकास नहीं, उसके बुद्धिमत्ता का विकास के तरफ ध्यान देगा। मतलब ये दर्शाता है ठाकुर जी का मेंटोर मेंटी जो सोच है उसके बारे में। आज हायर एजुकेशन पॉलिसी में मेंटोर मेंटी सिस्टम को उल्लेख किया गया है। तो मतलब देखिए ना ठाकुर जी कितना साल पहले ये शब्द बोल के गए हैं। उसके साथ साथ ठाकुर जी बोलते हैं कि चार दीवारी के अंदर पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी चार दीवारी के बाहर। जो सहज ज्ञान है उसको लेते हुए जीवन में एक स्टूडेंट का होलिस्टिक ग्रोथ करना है। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस ये अगर पढ़ाई किए हैं तो हमने फोटोसिंथेसिस को सिर्फ विज्ञान के तौर पे देखा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में सिर्फ विज्ञान नहीं है, और विज्ञान में सिर्फ बॉटनी नहीं है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें फिजिक्स भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें आर्ट्स भी है। बहुत सुंदर सा एक एग्जाम्पल देके मैं ये चीज समझा सकता हूँ कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रक्रिया होता है, उसमें धूप लगनी चाहिए, उसमें कितने मात्रा में क्या होना चाहिए, मिट्टी का क्या गुण होना चाहिए, ये सारा चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ जाता है। जियोग्राफी कैसे आता है कि हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिफर करता है। उसके साथ साथ हिस्ट्री कैसे आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे उद्भावन हुआ। पहले तो पता नहीं था ना कि झाड़ कैसे जिंदा रह रहा है, तो उसके पीछे अनुसंधान की गई। अनुसंधान करके पता चला कि फोटोसिंथेसिस करके एक प्रक्रिया है जो झाड़ अपने आप को बचाए रखता है। ये हो गया हिस्ट्री। कला कैसे? अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर किसी को ड्रॉ करके दिखाना है तो वहां पे कला आ गया। तो ये हो गया
मल्टीडिसिप्लिनरी वे ऑफ थिंकिंग फॉर वन पॉइंट। जब भी मैं अगर आप लोगों को कहूं कि कुतुब मीनार या आगरा ये कौन सा विषय का हिस्सा है, तो आप सभी के मन में ये आ सकता है कि ये हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं ये कहूंगा कि ये हिस्ट्री का हिस्सा है ही नहीं। इसमें गणित भी है, इसमें कैलकुलेशंस भी है, सब कुछ है। बिना कैलकुलेशन का, बिना मेजरमेंट का ये कैसे बन सकता है? तो हम उसको सिर्फ हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन इसके और भी दृष्टिकोण है। तो देखिए हम लोग का जो बचपन से पढ़ाई करके हमारे मानसिक विकास इस तरह से किया गया है कि जब हम ए बोलते हैं, ए फॉर एप्पल ही दिमाग में आता है। तो ठाकुर जी किस तरीके से इस चीज को कवर किए हैं कि एक इंसान जो है वो जब बड़ा होगा तो वो सिर्फ एक दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखेगा, वो हर एक दृष्टिकोण से चीजों को देखेगा। इसलिए देखिए ना, जब जब हम लोग सत्यानुशासन पढ़ते हैं, हर बार जितना बार हम पढ़ते हैं उतना बार हमें कुछ नया चीज हम देख पाते हैं, एक नया दृष्टिकोण हमें मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शायद से इस तरीके से मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग प्रोसेस को उद्भावन किया करवाया है नहीं गया है। इसलिए देखिए ठाकुर जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो विशेष प्रतिभाशाली है वो रिसर्च में योगदान दे पाए, ये व्यवस्था करना होगा। इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है, तो हमें उन बच्चों को कैटेगराइज करना है कि हाईली इंटेलेक्ट कौन है, रीजनेबली इंटेलेक्ट कौन है, कौन लर्नर स्टेज में है, और उस हिसाब से कैटेगराइज करके उससे पर्टिकुलरली वो प्लेटफॉर्म देना होगा ताकि वो अपने प्रतिभा को और ज्यादा निखार सके। जो साधारण तरीके से समझ सकते हैं या दैनंदिन जीवन में जो चलने में काम आ सके, ऐसे कुछ विज्ञान की किताबें निकालनी होगी। और ये किताबें कौन निकालेगा? शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर। तो आज देखिए हर एक कॉलेज में ये चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जहां पे शिक्षक एज ए मेंटोर और विद्यार्थी एज ए एग्जीक्यूटर दोनों मिलके कुछ ना कुछ टॉपिक में रिसर्च करके और वो रिसर्च का जो आउटकम है वो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करके वो किताबें पब्लिश कर रहे हैं आईएसएसएन नंबर या तो आईएसबीएन नंबर देकर, जो ग्लोबली एंड नेशनली एक्सेप्टेड है, ऑथेंटिकेटेड है। इससे जीवन में एक नई राह मिल रही है। ठाकुर जी बोल रहे हैं अच्छे अच्छे लोग जुगाड़ करने होंगे, जुटाने होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक एक इंसान जो इंटेलेक्ट है, जो एक आदर्श से जुड़ा हुआ नहीं है, वो समाज को दिशा नहीं दिखा सकता है। दूसरा और एक जो बोल रहे हैं कि भारत में कृष्टि और शिक्षा का पीठ स्थान जो है उसे समय के अनुसार बीच बीच में घूम घूम के देखना चाहिए कि कहाँ पर कहाँ किस तरीके से क्या हो रहा है। आज के डेट में एक नाम आपने सुना रहेगा सभी ने, इंडस्ट्रियल विजिट या तो एक्सकर्शन। ये क्या है? ये तो वही है जहां पे हम दूसरे जगह पे जाते हैं, इंडस्ट्रीज विजिट करते हैं या शिक्षा प्रतिष्ठान विजिट करते हैं, वहां के तौर तरीके को हम देखते हैं, हमारे बच्चों को हम ये सारी चीजों से अवगत कराते हैं, और वापस आकर हम वहां पे क्या क्या अच्छी चीजें फॉलो की जाती है वो सारी चीजों को अपने जीवन में, अपने प्रोसेस में ढालने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं कि आप सब अपने अंदाज से ये करेंगे, अपने वैशिष्ट के अनुसार, लेकिन अगर और चीजें आप अगर देखते हैं तो उसके जो तजुर्बे हैं उसको भी आप काम पे लगा सकते हैं। तो क्या हो गया? ये कोलैबोरेशन, इंक्लूसिविटी। आज हायर एजुकेशन सिस्टम में कोलैबोरेशन और इंक्लूसिविटी के बारे में इतना बोला जा रहा है। ठाकुर जी कितने साल पहले बोल के चले गए, काल के उपरांत एक यूनिवर्सिटी बनाना होगा। जब ये सारे चीजें एक जगह पे आती है तो यूनिवर्सिटी बनता है। मैं खुद को बहुत ज्यादा मतलब भाग्यवान समझ रहा हूं, क्योंकि जिस दौर पे मैं हूं, मुझे ठाकुर जी ने एक अवसर दिया है कि इस जो चिंताधारा है, ये जो विचारधारा है ठाकुर जी का, उसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का मुझे ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। किस तरह? मैं बोलकर मैं खत्म करूंगा, समय बहुत हो रहा है। ठाकुर जी जो सांडिल यूनिवर्सिटी के जो भावधारा को लेकर आगे चले थे, किसी भी वजह से वो यूनिवर्सिटी अभी तक बन नहीं पाया है।
लेकिन ठाकुर जी मुझ पे इतना दया किए हैं कि मैं जिस प्रतिष्ठान में पढ़ाता हूँ, वो अगले 2 से ढाई साल के अंदर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है। और मुझे ऐसे समय पर एक ऐसा पोजीशन दिया गया है, जहाँ पे मैं ठाकुर जी के भावधारा को लेकर मैं इस कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी में बदलने में मैं कुछ योगदान कर पाऊँ। जो हमारे चेयरमैन सर हैं, वो मुझे उस टीम में कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पे हम उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने में योगदान कर पाऊँ। ठाकुर जी का ये दया है मेरे ऊपर कि मैं सही समय पे ये सारे चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि वो सारे विचारधाराएँ उस प्रतिष्ठान को एक मूल्यवान प्रतिष्ठान बनाने में मैं कुछ क कामयाब मतलब दे पाऊँ। तो हमारे जीवन में ठाकुर जी किस तरीके से लीला करते हैं, किस तरह से कृपा करते हैं, वो हमें नहीं समझ में आता है, जब तक हमारे सामने वो सारी बातें दिखाई ना दे। मैंने 25 फरवरी से जब पाठ करना शुरू किया, मेरा एक ही अभिप्राय था बहुत पहले से कि मैं ठाकुर जी के लिटरेचर को पढ़ पाऊँ, डेली बेसिस में। नहीं पढ़ पाता था, 8 साल तक नहीं पढ़ पाया मैं। मुझे इस बात का बहुत खेद होता था। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा अवसर दे दिया कि मुझे आज रोज़ 2 बार इसे पाठ करना होता है और वो सारे बातों को मैं मेरे अंदर लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो एक एक विज़नरी माइंडसेट जो मिल रहा है मुझे ठाकुर जी के दया से, इसमें क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ ठाकुर जी का योगदान है या तो उनकी दया है, मैं तो समझूँगा कि मुझे इस लायक बनाने में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो सब ज़िम्मेदार हैं। तो ये जो अच्छे लोगों का एक जुटाव है, यही तो ठाकुर जी चाह रहे हैं यहाँ पे। जब हम कुछ अच्छे लोग एक जगह जुटेंगे, एक-दूसरे से जुड़ेंगे, तभी तो कुछ अच्छा होगा। ठाकुर जी हम सभी को दया करके वो सारे अवसर देकर रखे हैं। सिर्फ हमें उन अवसर को जानना होगा, पहचानना होगा और उस राह पे अपने वैशिष्ट्य के अनुसार चलना होगा। तो शायद से ठाकुर जी का जो इच्छा है कि विदेश से बच्चे आएँगे यहाँ पे और भारत विश्व गुरु के पद पे फिर से अधिष्ठित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे आलोचना को विराम करता हूँ। जय गुरु। सोमनाथ दा जय गुरु। थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, जय गुरु दादा। अच्छा, मैंने म्यूट ऑफ नहीं किया था, सॉरी। श्रद्धेय शिरोधा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है जो एजुकेशन सिस्टम का बारे में, और बहुत सुंदर तथ्य दिए, नया नया तथ्य दिए है जो हमें पता नहीं था। हायर एजुकेशन सिस्टम कमीशन ऑफ इंडिया गठन हो रहा है और सभी बोर्ड डिसॉल्व होके ये नया बोर्ड गठन हो रहा है। और उन्होंने कल 12 पॉइंट से बिल पास किए हैं। एक बहुत बड़ा नया तथ्य सूरज ने हम लोग को दिए है। बहुत सुंदर। और सुरजा को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ क्योंकि उनका जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रयास में है और सुरजा उसमें बहुत एक्टिव पार्ट ले रहा है। तो ये बहुत गर्व का विषय है। और ठाकुर जी कितना बड़ा विशनरी था। उतना साल पहले ठाकुर जी जो बता के गया है, वही चीज आज हमको देखने को मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ा मतलब गर्व की बात है हमारे लिए। तो बहुत सुंदर आलोचना की है श्रद्धेय सूरज दा। अभी मैं ज्योत्सना माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट क्वेश्चन करने के लिए। श्रद्धेय ज्योत्सना माँ। जय गुरु। जय अ, गुरु। अभी जो दादा कह रहे थे कि प्रिंसिपल कॉन्क्लेव, तो वो तो मैं नहीं अटेंड कर पाई, मैं तो घर पे थी। तो हम दोनों का हमेशा एक बॉन्डिंग ये रहता है कि अगर कुछ कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस मैं अटेंड कर रही हूँ या दादा अटेंड कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को वो पीपीटी का स्लाइड भेजते हैं, या जो स्पीच हो रहा है उसको रिकॉर्डिंग एक एक दूसरे को भेजते हैं, ताकि हम दोनों जन जो इंफॉर्मेशन कोई एक इंसान ले रहा तो दूसरे को वो इंफॉर्मेशन मिले।
तो दादा ने ऐसे ही मुझे एक जो डायरेक्टर थे, चेयरपर्सन थे, जो वो स्पीच बोले बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। तो वो कुछ 5 मिनट 2.5 मिनट ऐसा कुछ था। तो सुनने के बाद मैंने तुरंत दादा को रिप्लाई किया कि ये तो कॉर्पोरेट जाजन है। तो वो इतना मैच हुआ, कॉर्पोरेट जाजन, जो इमीडिएट मेरे दिमाग में ये शब्द आया, कॉर्पोरेट जाजन। मतलब वो सारी बातें, ठाकुर जी के आइडियोलॉजी की सारी बातें उसको जैसे नॉलेजेबल पर्सन, बहुत सारे थिंकर्स, थॉट प्रोसेस जो बोल कर गए हैं, उसी को ही स्ट्रीमलाइन करके ठाकुर जी जो बोले हैं वैसे। तो वो बच्चों के थॉट प्रोसेस के बारे में बोल रहे थे, बच्चों के संस्कार के बारे में बोल रहे थे। मतलब ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो उधर हुआ, जो चेयरपर्सन सब बोल रहे थे, प्रिंसिपल्स बोल रहे थे, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे एक बच्चे का, एक शिशु का संस्कार होना चाहिए, माँ कैसा बिहेव करना चाहिए, यहाँ पे टीचर्स कैसे बिहेव करना चाहिए। वो सारी एड ऑन वाली बातें हो रही थी। क्योंकि जब कोई प्रेजेंटेशन देता है, जब कोई थॉट प्रोसेस समाज को बताता है, इंटेलेक्ट के सामने ये सारी बातें रखता है, तो घूम फिर के एक ही तथ्य बाहर आता है, सबका निचोड़ एक ही आता है, ठाकुर जी के आइडियोलॉजी पे बात। ये हो गया। फिर मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, शायद से यहाँ पे जुड़े हुए लोग ये शायद से ये बिलीव करते होंगे, ठाकुर जी जो बोलकर गए हैं वो सारी बातें कभी ना कभी तो 100% होंगी ही होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बोल कर गए हैं और वो कभी नहीं होगा। ये तो मैं मानती हूँ कि ठाकुर जी ने बोला है तो कभी ना कभी वो बात होगा ही होगा। और ये प्रूव्ड हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क को लेकर। हम जब 2020 में लॉकडाउन के दौरान ये जब इसका पूरा ड्राफ्ट वगैरह आया था, तो मैं और दादा दोनों जन बहुत इमोशनल हो गए थे कि ठाकुर जी ये सब क्या करवा रहे हैं। स्किल बेस्ड, जहाँ पे बिरला कॉलेज में या बाकी कॉलेजेस में, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में वो सारी चीजें फॉलो हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल उसको ले रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है वो फ्रेमवर्क में करने के लिए। आज हमारे साथ एआई आ चुका है। एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब कोई एक आर्ट स्ट्रीम का पढ़ाने वाला टीचर, वो कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहता था, उसको कैसे इसके साथ जोड़ा जाए, ये सारी चीजें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्लस बच्चे टीचर्स के साथ कैसे जेलअप हो। एक मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में एक स्कीम चलता है, दैट इज आविष्कार। आविष्कार इज 100% रिसर्च बेस होता है। तो वहां पर इस प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप कोई भी रिसर्च करो, कोई भी एक थॉट प्रोसेस पे रिसर्च करो, जिस पे टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर होगा मेंटर और स्टूडेंट्स होंगे मेंटी, वो उनको गाइड करेंगे। और वो लिमिटेशन है 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, मैक्सिमम 4 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे और टीचर 6-6 महीना उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, और वो जोनल और नेशनल लेवल तक जाता है। बोलने का तात्पर्य ये है, अगेन, ठाकुर जी जो बोलकर गए हैं वो आज नहीं कल किसी ना किसी फॉर्म में होगा ही होगा, और वो धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी इतने सारे ड्राफ्ट्स आए हैं, इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, ये सारी बातें जो मैं समझ रही हूँ, ये सबको ग्राउंड रियलिटी में आने के लिए समय काफी लगेगा। पर एटलीस्ट खुशी की ये बात है, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है। और ये सारी बातों का मूल बात एक होगा, जो मैं फील कर रही हूँ, कि ये जो कॉम्बिनेशन बना कर गए ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और अभी जो यूजीसी और सारे जो नॉर्म्स आए हैं, ये हर एक चीज का एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म पे होगा कि कोई एक टीचर वो दीक्षित होगा या कोई एक स्टूडेंट दीक्षित होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन में, जो मैं ये फील कर पा रही हूँ। जो आचार्य देव और पूजनीय अरविंदा ये सारा थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में इनवाइब कर रहे हैं,
जैसे हम कितने सारे पेरेंट्स हैं जो यहाँ गुरु भाई हैं, स्पेशली जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जाने अनजाने में हमने हमारे बच्चों को वो थॉट प्रोसेस दे दिया है। कितने यहाँ पर जुड़ने वाले लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं या जो टीचिंग लाइन में हैं, वो जाने अनजाने में अपने अपने जगह पे जो वर्क प्लेस है वहां पर तो ठाकुर जी की बातें पहुंचा ही रहे हैं। कॉरपोरेट में जो काम करते हैं वो जो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो जो कलीग सुनते हैं वो थॉट प्रोसेस अपने बच्चों को देते होंगे संस्कार के तौर पे। बोलने का मतलब ये है, ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर उठ खड़े होंगे ठाकुर जी की बात करने के लिए। ये जो डीपी वर्क्स है, तो डीपी वर्क्स का मतलब एक लिमिटेड सोच नहीं है। डीपी वर्क्स का मतलब है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हमारे आसपास के लोगों में। मैं तो ये भी समझती हूँ, हम किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। ये जो ड्राफ्ट फ्रेमिंग हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके या यूजीसी नॉर्म्स के जो ड्राफ्ट्स कल बिल पास हुए, उसमें पता नहीं कितने कोई गुरु भाई होगा, तभी तो ये आगे आ रहा है। किसी न किसी को ये बात पता ही होगी। इतने सारे लोग हैं जो दीक्षित हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हर एक फील्ड में जाने अनजाने में आज एजुकेशन के बारे में जो ठाकुर जी कह रहे हैं, हमेशा वो समाज के लिए भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे सारे सेक्टर्स में रेवोल्यूशन होगा, और जो ठाकुर जी बोलकर गए हैं अक्षरशः वो एक ना एक दिन 100% होगा, क्योंकि हम सब जब उठ खड़े होंगे तभी होगा। इवन जब हम क्लास में या स्कूल कॉलेज में जब हम जाते हैं तो ये फील करते हैं कि एक माँ कैसी होनी चाहिए। माँ मतलब टीचर, एक पिता कैसे होने चाहिए। हम उसी दृष्टिकोण को लेकर ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को पकड़ते हुए वैसा ही बच्चों को संस्कार देते हैं। आज जाने अनजाने में ये मैं पढ़ पाई, सुन पाई, जान पाई, ठाकुर जी भी ये कह रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ये कह रहा है। मेंटर मेंटी, एक टीचर के ऊपर अगर 60 बच्चे, 80 बच्चे, 150 बच्चे दे देंगे तो टीचर के लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा। पहले इसको 60 था, फिर 30 हुआ, सॉरी पहले 60 था, फिर 40 था, फिर 30 किया, अब इसको 20 पे लाया गया। ये बहुत जरूरी है, तभी एक टीचर बच्चे के मन को छू पाएगा कि बच्चा क्या सोचता है। वो मैं हमेशा बच्चों के लिए कहती हूँ, जब हमारा स्टाफ मीटिंग वगैरह होता है तो उसमें मैं कहती हूँ कि अमुक बच्चा अमुक सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको पूरे जीवंत आसपास के जगह पे वो फील नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है, कोई एक सब्जेक्ट बच्चा उसको आसपास के जगह में देख ही नहीं पा रहा है, तो वो रिलेट नहीं कर पाता है। पर वो दूसरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा है। मतलब उसका बुद्धि का प्रॉब्लम नहीं है, उसका समझने का प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो सब्जेक्ट को उस तरह से उसके दिल को छू नहीं पा रहा है, वो फील नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी बताया गया, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल का मतलब है, हमको तो पहले दिखाया गया था पिक्चर। ए फॉर एप्पल मतलब उसको टच करके भी फील करना, उसको देखना, उसको खा के फील करना, उसके कलर को। अच्छा, ए फॉर एप्पल में कितने सारे वैरायटी ऑफ एप्पल आ गए हैं, वो सारे एप्पल को देखना, फील करना, उसके टेस्ट को याद रखना। कुछ बच्चे ऐसा सीखते हैं, कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे उसको कहा जाएगा कि तुम तोड़ कर ले आओ, तो उसको पत्ते को देखेंगे, झाड़ को देखेंगे, वातावरण को समझेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सीखते हैं। तो आज ठाकुर जी हमें वही कह रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में जो बहुत बड़ा बात चला है ना, वो तो ठाकुर जी कितने साल पहले बोल कर गए थे। स्किल बेस्ड एजुकेशन, आज इसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों को, सोचिए मंदिर में जब बच्चे आए थे पौधे लगाने के लिए, तो मैंने ऐसे अनायास भाव, मैं हमेशा पूछती हूँ कितने बच्चे आज पहली बार मिट्टी में हाथ लगा डालेंगे। उसमें से 8-9 बच्चों ने हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हमने कभी भी मिट्टी में हाथ डाला ही नहीं है, हमने सिर्फ मिट्टी के बारे में पढ़ा है। तो मैंने उनको पूछा, ये कौन सी मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी वैरायटी होती है। तो उन्होंने ओरली बता दिया, पर ये बोल नहीं पाए कि जो जिस मिट्टी में हम काम करेंगे उस मिट्टी का नाम क्या है।
उसकी वैशिष्ट्य क्या है, उसमें क्या-क्या उगते हैं? बोले ये हमने पढ़ा है, पर हम इसको बता नहीं पाएँगे ये मिट्टी कौन है और इसमें उगेगा क्या? तो जो हमने एक्टिविटी की उसमें मैंने वो ऐड ऑन किया और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन किया, इसी को कहते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो ये तो हमने नर्सरी में देखा था, फोटो में देखा था, आज हम उसको पहली बार टच कर पा रहे हैं, पौधे को टच कर पा रहे हैं, उसकी पत्तियां ऐसी होती है, ऑब्जर्व किया। तो बोलने का मतलब है इसी को कहते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन, जो ठाकुर जी हमेशा कहते हैं। और तो बहुत सारे खंड हैं, पता नहीं ठाकुर जी और क्या क्या बोले हैं जो फ्यूचर में वो 100% होगा ही होगा। हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है, एजुकेशन का बड़ा दायित्व नहीं है, हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम सब अपने बच्चों को इतने केपेबल बनाएं कि ठाकुर जी के भावधारा को जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जाजन कर रहे हैं, उसी को अपने जीवन में लाए ही लाए। वो तो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट उसको समाज में फैलाएं। मेरी बेटी को जब बताया कि अपने क्लास में बाकी बच्चों को भी उत्सव के लिए बोलो, बाकी बच्चों को भी मंदिर के बारे में कहो, वो भी याचन करती है, वो भी बोलती है। इसका मतलब डीपी वर्क सब जगह हो रहा है, ठाकुर जी की बातें सब जगह हो रही है। पढ़ाई कैसे करनी है, मैं उसको कहती हूँ कि तुम भी शेयर करो बच्चों में। तुम ठाकुर जी जिस सिस्टम से कहें, जिस सिस्टम से तुम पढ़ रही हो, तो ये वो एक्सप्रेस कर रही है। इसका मतलब जो ठाकुर जी कहे हैं वो समाज में प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। इतना ही मैं बोल के अपनी वाणी को विराम करूंगी दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय ज्योत्सना माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। माँ ने वही बात बोले है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो ठाकुर जी बहुत पहले बोल के गया है, वही चीज आजकल इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ठाकुर जी जो जो बात बोले हैं वो सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा सभी फील्ड में। ठाकुर जी जो जो बात बोले हैं, क्योंकि ठाकुर जी बहुत बड़ा विशनरी थे और उनका सभी बात कभी ना कभी इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। तो बहुत सुंदर एक आलोचना रखे है श्रद्धेय ज्योत्सना माँ ने। अभी कुछ समय बाकी है और हमारा सोमनाथ दा, हाँ मैं चाहूंगा विजय दा कुछ उसके ऊपर बोले। हाँ विजय दा भी वही मैं प्रोफेसर बोलने जा रहा था। हमारा साथ और एक शिक्षाविद जुड़े हुए हैं श्रद्धेय विजय कुमार दा, जो कि प्रोफेसर है। तो विजय दा को अनुरोध करूंगा इसका ऊपर थोड़ा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय विजय दा। विजय दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। आप थोड़ा आलोचना कीजिए दादा। अभी तो बहुत डिटेल में बात हो गई, कल भी हो गई चर्चा इस टॉपिक पे, जो आज भी जो है अग्रवाल दा और ज्योत्सना माँ ने बहुत अच्छे तरह के जो आज का जो और आज जो चेंजेज हो रहा ऑलरेडी रिसेंटली, कल जो अनाउंसमेंट हुआ उनका भी उन्होंने डिटेल में जो बताया, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। हम तो सिर्फ न्यूज पढ़े थे, उतना क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अग्रवाल दा ने जब उसको बताया तो बहुत जानकारी मिली उससे भी। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी वही मन बोल रहे हैं कि जो कर्मिक बात करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको जो है ना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको जो है लागू करने की बात है ना। इसमें सभी का योगदान की जरूरत है, माने टीचर और स्टूडेंट। यहाँ पर जो बात हो रही है कि टीचर जो है सिर्फ शिक्षा देना नहीं है ना, शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों से क्रिएटिविटी कराना है एक्चुअली, है ना। हम क्या वन साइडेड टीचिंग करते हैं जनरली, है ना, वन साइडेड पढ़ा दिया और बच्चे उसको ग्रहण किए कि नहीं, है ना, उसका फीडबैक हम लोग को पता नहीं करते टीचर को कितना ग्रहण किए हैं। तो हम जो टीच किए वो कितना वो अडॉप्ट किए, है ना, वो कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। तो वो सिस्टम डेवलप करने की बात है, तो वो कैसे ग्रहण करेंगे, तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वो सिस्टम में, है ना। एजुकेशन सिस्टम में हम टीचर ही सिर्फ नहीं देंगे, बच्चे सिर्फ सुनेंगे नहीं, बच्चे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को भी जो है जनरली क्या
होना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक है तो टॉपिक पर जो हम टीचर तो अपने वन साइड से टीचर टीचिंग करते हैं, लेकिन बच्चों के जो टॉपिक दे सकते हैं हम कि बच्चे तुम भी तैयारी करके आओ और तुम भी उस टॉपिक पर बात करो, है ना। तो ऐसा जब जैसे हम लोग अभी आलोचना प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डिफरेंट लोग उस पर बात करते हैं, तो डिफरेंट तरह का एक पर्सपेक्टिव आता है। माने मूल बात तो वही रहती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग जो आलोचना प्रसंग में। तो उसी तरह से जो है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पर वैल्यू एडिशन, बच्चे जब डिफरेंट, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं कि टीचर ही सिर्फ टैलेंटेड है, हो सकता है कि बच्चे टीचर से टैलेंटेड हो, है ना। तो वो भी कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, है ना। हम टीचर मान ली पुराने हो गए, 40 साल 50 साल के हो गए, और बच्चे आज के डेट में जी रहे हैं, और बच्चे आज का जो डेवलपमेंट उसको भी ग्रहण करते हैं, है ना। तो उसमें जो योगदान कर सकते हैं अपना। और बच्चे को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को तो है जो जो निम्न स्तर के बच्चे हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दे करके, जॉब ओरिएंटेड नॉलेज दे करके उनको जो है जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन देना है, नॉर्मल एजुकेशन के साथ उसको, जिससे कि ऐसा ना हो कि पढ़ाई कर लिए। हम यहाँ तो बोलते हैं कि बहुत सारे एमए इंजीनियर भी जो है ना, यहाँ पर जो है जब गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है प्यून की, तो उसमें अप्लाई कर देते हैं। प्यून के लिए इंजीनियर्स लोग अप्लाई कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसा हो जाता है, क्योंकि उस काबिल इंजीनियर के काबिल थे ही नहीं बनने के लिए। वो जो भी उसके माँ बाप ने डोनेशन देकर जैसा भी किधर भी एजुकेशन किसी तरह से खींच के करा दिया, है ना। जैसे आज ही एक न्यूज में पढ़ रहा था, मेडिकल में बच्चे, बेटी उनकी पढ़ रही थी और रात को 2 बजे पापा को फोन करके बोलती है मुझसे नहीं होने वाला मेडिकल की पढ़ाई। एडमिशन तो माँ बाप ने करा दिया, पैसे देके करा दिए होंगे, लेकिन बच्चे रात में 2 बजे ऑडियो न्यूज में आया है कि जो 2 बजे रात में पापा को, तो पापा, लेकिन पापा वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिव थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम छोड़ दो पढ़ाई, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे एजुकेशन है वहाँ, तुम करो, दूसरा करो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। तो सिचुएशन ऐसा है, हम जबरदस्ती किसी बच्चे को थोप देते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे फील्ड है एजुकेशन में, अनलिमिटेड फील्ड है आज के युग में, तो अनलिमिटेड लाइन है ना। उसको ये करने की, जनरेट करने की जरूरत है, उसको बच्चों को सामने रखने की जरूरत है। नहीं तो बच्चे, माँ बाप भी वही जानते हैं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, फिर बच्चे को भी वही थोप देते हैं डॉक्टर इंजीनियर। जबकि ऐसे ऐसे फील्ड है ना जो मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम पढ़ते हैं जो भी है तो पता चलता है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से काम करना। और जो ठाकुर जी रिसर्च की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे बचपन से टैलेंटेड होते हैं, उसको फाइंड आउट करना है, उसको रिसर्च ओरिएंटेड मतलब करना है। कहने का मतलब है कि बच्चेपन से ही उसको ग्रेड करना पड़ेगा। ये नहीं कि बीए पास कर गया और इतने साल के बाद उसको ग्रेडेशन नहीं होगा, बचपन से ही उसको ग्रेडिंग करना पड़ेगा। किस बच्चा का क्या वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट के अनुसार उसको, बहुत सारे बच्चे बचपन से ही जो है रिसर्च संबंधी उसमें रहती है कैपेबिलिटी, तो उसको उस लाइन में बढ़ाना पड़ेगा। तो आज का, हालांकि आज का एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बहुत अच्छी तरह से आ गया है ना, कि जो बचपन से 5वीं 6ठी क्लास से वो सिस्टम पैदा होगा, लेकिन उसके लिए अभी टीचर को वैसा बनना पड़ेगा, है ना। टीचर को वैसा बनना पड़ेगा। और टीचर में संदेह मेरा वहीं पर है, टीचर के प्रति संदेह हो रहा है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय विजय, बहुत सुंदर वैल्यू एडिशन किया।